नितिन गडकरी जी ने तो गन्ना बना के रख दिया आम जनता को कि डालो इसका रस निकालो, गाड़ी में डालो और मन करे तो जूस बना के पी लो। जितना इस सच को झूठ साबित करने का प्रयास करेंगे लोग, ये लोग उतना ही फंसते जाएंगे। कंटामिनेटेड फ्यूल कैसे बोल दिए बिना जांच कराए फ्यूल को? इस देश में सबसे ज्यादा भ्रम सत्ता में बैठने वाले नेता ही फैलाते हैं। नहीं मिलेगा शुद्ध पेट्रोल, सरकार ने कह दिया कि मिला के देंगे, जो करना है कर लीजिए। कि नितिन गडकरी जी से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, इथेनॉल के बिजनेस में उनका परिवार है और वो इथेनॉल का नीति निर्धारण कर रहे हैं। आप नियम लगा दीजिए कि सरकारी गाड़ियां इथेनॉल पे ही चलेगी। नितिन गडकरी जी ने यह भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि माइलेज कम होता है। मनीष कश्यप भी कह रहा है कि भाई पिकअप नहीं ले रहा है, गाड़ी झटका ले रहा है। और भारतीय कंपनी ने यह सोचा भी नहीं था कि फ्यूल हाइड्रोस्कोपिक भी हो सकता है। गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है, एथेनॉल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियां ठीक है, लिख के दे दे। मोदी जी हाथ जोड़ के विनती है, विचार कीजिए इस पे, रिक्वेस्ट है आपसे। देश भर में एथेनॉल को लेकर चर्चा हो रही है, आम आदमी के बीच में तमाम तरीके के सवाल हैं, लेकिन अभी इसका किसी तरह से कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। सरकार दावा कर रही है कि इसमें कोई कमी नहीं है। नितिन गडकरी बार बार कह रहे हैं कि आप हमको गारंटी दीजिए, एक भी गाड़ी खराब होती है तो मैं इसको पर्सनली देखूंगा, मंत्रालय पे आप शिकायत चिट्ठी भेजिए। लेकिन इन सभी बीच हमारे सामने बिहार के मशहूर यूट्यूबर हैं और मनीष कश्यप जी ने इसका विवाद को, इसको जो है ग्राउंड में जाकर दिखाने की कोशिश की। अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरह पेट्रोल को लेकर प्रॉब्लम्स, एथेनॉल को लेकर आम आदमियों को हो रही है। बताया गया कि उन्होंने चैलेंज को स्वीकार भी किया, दिखाया भी किस तरह से मेरी गाड़ी के में ये प्रॉब्लम्स आई। लेकिन अब कहानी थोड़ा सा चेंज हो गई है। कहानी यह है कि खुद इनके ऊपर कार्रवाई करने की बात सामने आ रही है कि अब हम खुद हमारे सामने जब मनीष कश्यप हैं उन्हीं से पूछते हैं कि पूरा मामला मनीष जी कहां से शुरू हुआ और फिलहाल क्या आपके ऊपर एफआईआर वगैरह कर दी गई है, क्या मामला है पूरा? एफआईआर की तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन टोयोटा अगर एफआईआर करे तो नितिन गडकरी जी क्यों बोलेंगे मंच पे आके कि भाई टोयोटा ने एफआईआर किया है? टोयोटा नहीं, सॉरी, टोयोटो ने एफआईआर किया है। तो टोयोटो कंपनी अगर कुछ एक्शन ले रही है तो जवाब नितिन गडकरी जी दे रहे हैं, और जब सवाल नितिन गडकरी जी से पूछा जा रहा है तो जवाब टोयोटो कंपनी दे रही है। कहीं नहीं तो कहीं ये कौन सा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जरा ये बताइए, पहला चीज। दूसरा चीज, एथेनॉल में कितना बड़ा, एथेनॉल के लिए कितना बड़ा घोटाला, राइस घोटाला हुआ है मध्य प्रदेश में। किन किन लोगों ने घोटाला किया है, उनके ऊपर सरकार का क्या कार्रवाई कर रही है, उस पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। बाकायदा 10 जुलाई 2026 से पहले नितिन गडकरी जी ने यह भी एक्सेप्ट नहीं किया था कि माइलेज कम होता है। 10 जुलाई 2026 को नितिन गडकरी जी ने एक्सेप्ट किया कि माइलेज कम होता है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ गाड़ियों के रबर पार्ट्स अगर बदलने होंगे तो सर्विस सेंटर वाले कुछ पार्ट्स को देंगे। ये चीज एक्सेप्ट किया। तो मनीष कश्यप भी तो यही कह रहा है कि गाड़ियां खराब हो रही है। रबर पार्ट्स गाड़ियों का पार्ट्स है तो गाड़ी ही ना खराब हुई, पहला चीज। दूसरा चीज, मनीष कश्यप भी कह रहा है कि भाई पिकअप नहीं ले रहा है, गाड़ी झटका ले रहा है, गाड़ी का एवरेज का प्रॉब्लम है। आपने भी माना कि एवरेज का प्रॉब्लम है, पार्ट्स का प्रॉब्लम है। और तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट, जब रबर पार्ट्स खराब होगा कंपनियां बदल के देगी। एक सिंपल सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं, रबर पार्ट्स के पास फ्यूल कब जाता है? फ्यूल टैंक से होके जाता है। फ्यूल टैंक से सबसे पहले फ्यूल कहां जाता है? फ्यूल फिल्टर में जाता है, मोटर में जाता है। सबसे पहले फ्यूल फिल्टर को डिजाइन किया जाता है फ्यूल के हिसाब से। डीजल का फ्यूल फिल्टर अलग होता है, पेट्रोल का अलग होता है, इथेनॉल का अलग होता है। 10% इथेनॉल का अलग होता है, 20% इथेनॉल का अलग होता है। तो 10% इथेनॉल वाला फ्यूल फिल्टर 20% इथेनॉल वाले फ्यूल फिल्टर में नहीं चल पाएगा। दूसरा चीज, हाइड्रोस्कोपिक नेचर के लिए फ्यूल फिल्टर अलग डिजाइन किया जाता है। और भारतीय कंपनी ने यह सोचा भी नहीं था कि फ्यूल हाइड्रोस्कोपिक भी हो सकता है, यानी फ्यूल में कंटामिनेशन भी हो सकता है, फ्यूल में मॉइस्चर भी आ सकता है, जिससे एथेनॉल और पेट्रोल सेपरेट हो सकता है। तो भाई फ्यूल फिल्टर में अगर प्रॉब्लम आएगा तो फ्यूल फिल्टर कौन बदल के देगा? फ्यूल फिल्टर पे कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि फ्यूल फिल्टर महंगा होता है। छोटी गाड़ियों का अगर सर्विस सेंटर में फ्यूल फिल्टर बदलवाने जाएंगे तो 10,000, बड़ी गाड़ियों का, उससे बड़ी गाड़ियों का बदलवाने जाएंगे तो 30 से 50,000, और BMW, मर्सिडीज, ऑडी जैसे गाड़ियों का अगर बदलवाने जाएंगे तो 2-2 लाख रुपया। तो रबर पार्ट्स बदल के देंगे, गैस किट बदल के देंगे, लेकिन फ्यूल फिल्टर में प्रॉब्लम आएगा तो कौन बदल के देगा? और मैं जो कह रहा हूं
पहले कह रहा था, वो भी वही चीज आज भी कह रहा हूं और आगे भी वही कहूंगा कि भाई गाड़ियों में प्रॉब्लम आ रहा है, एथेनॉल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, और भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्तमान समय में E20 कैपेबल नहीं है। इसे 2030 तक का समय देना चाहिए। तो मनीष जी, सरकार कह रही है कि उनका कहना है कि भाई हम जो विदेशी निर्भरता है वो कम करना चाहते हैं। हम गन्ना और मक्के के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके खाते में गया, उनकी जीवन शैली बदल गई। जहां गन्ना कोई नहीं खरीदता था बिकने लगा, मक्का जहां पर बर्बाद होता था आज उसका सदुपयोग किया जा रहा है। तो ऐसे में उनका, और जो गाड़ियों की कंपनियां पिछले दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई, उनके तमाम बड़े अधिकारी वो कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियां इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि हमारी गाड़ियां ठीक है, लिख के दे दे कि अगर कोई गाड़ी में प्रॉब्लम आएगा हमारी कंपनी ठीक करके देगी, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर गाड़ियां ठीक है तो E20 नॉर्म्स लाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी? अगर ठीक थी गाड़ी तो भाई टंकी पे आपको E20 लिखने की क्या जरूरत थी? 2023 के पहले की गाड़ियों को ही आप कंटिन्यू कर देते। तीसरा चीज, क्या आप गाड़ी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है इंजेक्टर। इंजेक्टर, क्या आप ये बता सकते हैं कि डीजल का इंजेक्टर, पेट्रोल का इंजेक्टर, इथेनॉल का इंजेक्टर, 10% मिक्स इथेनॉल का इंजेक्टर और 20% मिक्स इथेनॉल का इंजेक्टर एक ही हिसाब से डिजाइन किया जाता है? आप बताइए। जितना इस सच को झूठ साबित करने का प्रयास करेंगे लोग, ये लोग उतना ही फंसते जाएंगे। और भारत में 90% परिवारों के पास गाड़ियां है, 90% परिवार के पास गाड़ी है, मोटरसाइकिल और कार है ही है, 10% लोगों के पास नहीं है। और अगर इसमें समस्या आएगा तो लोग आवाज उठाएंगे ही उठाएंगे। अच्छा उठाएंगे। मनीष जी, और जी, कंपनियां जो क्लेम कर रही है, कह रही है कि भाई हमारी गाड़ी कैपेबल है, हमारी गाड़ी कैपेबल है, हमारी गाड़ी कैपेबल है, तो कंपनियां सिर्फ और सिर्फ एक चीज कह दे कि फ्यूल के वजह से जो भी पार्ट्स डैमेज होगा, जो भी प्रॉब्लम आएगा वो हम ठीक करके देंगे, बात खत्म। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि फ्यूल, अभी आप ही की जो मैटर हुआ उसमें हम कहीं पढ़ रहे थे जिसमें लिखा गया था कि कंपनी ने बताया है कि आपकी गाड़ी में जो फ्यूल है उस फ्यूल में कुछ पॉल्यूशन मिला है, वाटर मिला है। नहीं नहीं नहीं, वाटर नहीं बोला है और जी, पॉल्यूशन नहीं बोला है, कंटामिनेटेड फ्यूल बोला है कंपनी ने। कंटामिनेटेड फ्यूल कंटामिनेटेड फ्यूल आया कहां से? आया कहां से? हाँ, आम आदमी थोड़ी लाता है। और कंटामिनेटेड फ्यूल कैसे बोल दिया बिना जांच कराए फ्यूल को? हम्म फ्यूल को किस लैब में कितने तारीख को जांच कराए थे? ये हम्म कितने तारीख को जांच कराए थे? और बाकायदा जांच कराए थे तो उसके लिए एविडेंस के रूप में कौन कौन है? और कंटामिनेशन कैसे हुआ वो मैं बता रहा हूं आपको। जी, एथेनॉल हाइड्रोस्कोपिक नेचर का होता है, पढ़े लिखे लोग इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझ जी, जाएंगे। बिल्कुल मॉइस्चर कंटेंट को एब्जॉर्ब करता है एब्जॉर्ब एथेनॉल। करता है। एथेनॉल के स्टोरेज को अच्छे ढंग से स्टोर किया जाता है। जिस टैंकर में आप सरसों का तेल ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस टैंकर में आप दूध ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते हैं। नहीं कर दूध का सकते। टैंकर आपने देखा होगा स्टेनलेस स्टील का होता है। जी, जिस टैंकर में आप पेट्रोल डीजल ट्रांसपोर्ट करते हैं, उस टैंकर में अलकतरा नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, अलकतरा का टैंकर अलग होता है। वैसे ही इथेनॉल का टैंकर अलग होना चाहिए। जो ट्रक चल रहा है 20% मिक्स एथेनॉल के लिए, जो ट्रक चल रहा है उसका टैंकर अलग होना चाहिए। उसका टैंकर प्रॉपर इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि भाई बारिश में अगर ट्रक चल रहा है, बरौनी रिफाइनरी से निकला और उसे जाके वाल्मीकि नगर किसी पेट्रोल पंप के स्टोरेज टैंक में डालना है, पेट्रोल डालना है इथेनॉल मिक्स, तो वो बारिश के समय में निकलेगा तो पूरा बारिश होगा, टैंकर पे बारिश होगा। टैंकर हम्म अगर थोड़ा भी एक बूंद, सपोज एक हम्म बूंद भी अगर मॉइस्चर कंटेंट को अंदर ले लिया, बारिश लगातार होता है, कंटिन्यूअस होता है, बाहर कुछ चीजें होता है तो अंदर आपने देखा होगा कि मॉइस्चर कंटेंट आ जाते हैं, अगर ले लिया तो पूरा पेट्रोल बर्बाद होगा। अब पेट्रोल पंप ऑनर या तो उतना नुकसान झेलेगा और नहीं तो फिर उसको किसी के गाड़ी में डाल देगा। भाई वो रिफाइनरी तो फिर वापस लेगा नहीं पेट्रोल। नहीं नहीं अभी जो हमारे यहाँ टैंकर चल रहा है वो सब E10 कैपेबल टैंकर है, ट्रक का टैंकर। दूसरा चीज, भारत में 1 लाख पेट्रोल पंप है, उससे ज्यादा पेट्रोल पंप है। 1 लाख पेट्रोल पंप में 95% से ज्यादा, 90% या 95% से ज्यादा पेट्रोल पंप 2023 से पहले बना है। उसका जो स्टोरेज था, उसने ये सोचा भी नहीं था कि भाई हाइड्रोस्कोपिक नेचर वाला इथेनॉल आएगा तो उसके लिए हमको स्टोरेज बनाना है। उसमें से ज्यादातर स्टोरेज में प्रॉब्लम है, सीपेज आ जा रहा है, सीपेज नहीं मतलब कि मॉइस्चर कंटेंट अंदर आ जा रहा है, उससे पेट्रोल और इथेनॉल सेपरेट हो जा रहा है। जी, ऐसी ही घटना एक रायपुर में घटी है।
घटी है। जहां पे पेट्रोल पंप से कंटामिनेटेड फ्यूल निकलने लगा तो लोगों ने बवाल किया, तो बाकायदा पेट्रोल पंप को कुछ देर के लिए, कुछ दिन के लिए बंद करना पड़ा। अब इन सब चीजों के बीच में परेशान कौन हो रहा है? कस्टमर हो रहा है। और जैसे ही कस्टमर परेशान होगा, एजेंसी में गाड़ी लेके जाएगा, एजेंसी वाला कहेगा कि भाई एथेनॉल की तो प्रॉब्लम ही नहीं है, कंटामिनेशन की प्रॉब्लम है, आपने गाड़ी में पानी डाला था। आप क्या जवाब दे पाएंगे? दे पाएंगे जवाब? नहीं दे पाएंगे। तो ये समस्या है और पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करने की जरूरत है। अमेरिका में एक टैंकर रिफाइनरी से स्टोरेज टैंक तक, पेट्रोल पंप के स्टोरेज टैंक तक अगर पेट्रोल लेके जाता है तो उस ट्रक की कीमत होती है 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपया मिनिमम। मिनिमम। और भारत में एक नया ट्रक अगर रिफाइनरी से E20 कैपेबल पेट्रोल लेके जाता है स्टोरेज टैंक तक, तो उस ट्रक की कीमत होती है 50 लाख रुपया। तो जब प्राइस में इतना डिफरेंस रहेगा तो टैंकर के क्वालिटी में भी डिफरेंस रहेगा। ये चीजें समझ ही नहीं रहे ये लोग। बाकायदा पेट्रोल पंप एसोसिएशन वाले ने ये कहा है कि E20 पे सरकार पुनर्विचार करे, ये न्यूज है। अब बताइए, सरकार ने कहा कि दिन को रात कह दो तो जनता को मानना पड़ेगा, और जनता ने सवाल कर दिया तो सरकार ने कहा कि FIR कर देंगे। क्या ये लोकतंत्र है? जी, वही मैं कह रहा हूं, क्योंकि आपने जिस समय समस्या उठाई उसके पहले भी लोग इस बात को चर्चा कर रहे थे, लेकिन मंत्रालय और नितिन गडकरी जी इस बात को कह रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया पर एक भ्रम फैला रहे हैं, एक और उसी के कौन फैला रहा? 15 रुपया लीटर पेट्रोल देने के लिए कौन बोला था? 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने के लिए कौन बोला था? राम मंदिर में चोरी नहीं होगा कौन बोला था? पीओ के लेके वापस आएंगे कौन बोला था? पेपर लीक नहीं होगा कौन बोला था? डॉलर के तुलना में रुपया को मजबूत करेंगे कौन बोला था? इस देश में सबसे ज्यादा भ्रम सत्ता में बैठने वाले नेता ही फैलाते हैं। और अगर सवाल कर दिया जाए तो जनता का सवाल उन्हें गाली लगने लगता है। मेरे वीडियो में कहीं भी दिखा दीजिए कि मैंने गाली दिया है। वो वीडियो मैंने देखे यूट्यूबर गाली गलौज कर रहे थे। मेरा सारा वीडियो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, फेसबुक पे पड़ा हुआ है। बताइए, एक बाकायदा एक शब्द बताइए कि मैंने उसमें गाली दिया हो। और सवाल करना गाली लग जाता है। सवाल करने का मतलब कि गुनाहगार हो गए। 1100 करोड़ रुपया का चावल घोटाला हुआ है, इथेनॉल प्लांट वालों ने किया है। 1100 करोड़ रुपया का चावल घोटाला मध्य प्रदेश MP में। कब जाएंगे वो लोग जेल? 6,695 करोड़ का मुंबई पूना मिसिंग लिंक बनाया गया, 66 दिन नहीं चल पाया। ठेकेदार पे क्या कार्रवाई हुआ? न्यूज चैनलों पे बैठ के बताना चाहिए कि ठेकेदार पे हमने ये कार्रवाई किया। 12,000 करोड़ का आपने 212 किलोमीटर लंबा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनाया, वो एक्सप्रेसवे 90 दिन नहीं चल पाया। गंगा एक्सप्रेसवे पे काम चालू हो गया है। तो ये क्या है? इसको तो राम राज नहीं कहते हैं ना। राम राज्य में आप लोग मंदिर में चोरी हो जा रहा है। बताइए, भगवान भी कितने दुखी होंगे कि जो लोग हमारे नाम पे राजनीति करके सत्ता में आए और मंदिर में चोरी हो जा रहा है। तो भाई, जब मंदिर में चोरी हो जाएगा, इस सरकार में पेपर लीक हो जाएगा, इस सरकार में शुद्ध हवा नहीं मिलेगा, इस सरकार में शुद्ध पानी नहीं मिलेगा, इस सरकार में शुद्ध पनीर नहीं मिलेगा, शुद्ध खाना नहीं मिलेगा, तो शुद्ध पेट्रोल की उम्मीद कैसे आप लगा बैठे हैं? नहीं मिलेगा शुद्ध पेट्रोल। सरकार ने कह दिया है कि मिला के देंगे, जो करना है कर लीजिए, और ज्यादा बोलिएगा तो FIR कर देंगे। हाँ, क्योंकि एक दिन पहले जवाब आ गया कि हम अपनी पॉलिसी पे विचार, इसमें कोई विचार नहीं किया जाएगा। नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। इसको ही तो लोकतंत्र कहते हैं कि जनता चाहे कुछ भी कर ले, सरकार जो निर्णय ले लिया है उस निर्णय से पीछे नहीं हटेगी। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। अच्छा, इसमें एक बात ये भी सामने आ रही है कि लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि ऐसा करिए कि ठीक है, E20 को अलग कर दीजिए, आप फ्रेश पेट्रोल को अलग कर दीजिए, जनता को जिसको मर्जी आएगी वो भरा लेगा। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, गाड़ियों का फेज आउट पीरियड कितने साल का होता है? पेट्रोल गाड़ियों का भारत में 15 साल का फेज आउट पीरियड है। यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में 10 साल का है, और कुछ और भी कंट्री में जो थोड़ा सा इकोनॉमिकली वीकर कंट्री है, उस कंट्री में 15 साल का फेज आउट पीरियड है। भारत में 15 साल का फेज आउट पीरियड है। यानी एक गाड़ी खरीदते हैं तो आपकी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पे लिखा हुआ रहता है पेट्रोल गाड़ी का कि आपकी गाड़ी कब तक रजिस्टर्ड है।
हम्म। उसके बावजूद लोग सेस देके या क्या क्या चीज देके, ग्रीन टैक्स देके वो गाड़ियों का 5 साल के लिए एक्सटेंशन कराते हैं, उसके बावजूद लोग गाड़ियां चलाते हैं। भाई हम 15 साल के लिए गाड़ी खरीदे हैं कि हमारी गाड़ी इस चीज के लिए खरीदी गई है। फिर उसके बीच में अगर सरकार ने कहा कि भाई हम 20% एथेनॉल मिलाएंगे, फिर 25% मिलाएंगे, 30% मिलाएंगे, हम क्या करेंगे? पहला चीज। दूसरा चीज, नितिन गडकरी रोज एक नया जीन पैदा कर दे रहे हैं। कभी कह रहे हैं एथेनॉल, उसके बाद से कह रहे हैं आइसोब्यूटेनॉल कह रहे हैं, अब मिथनॉल भी नाम रख रहे हैं कि भाई मिथनॉल पे भी गाड़ी चलाएंगे। भाई ये हम्म। हमारी गाड़ियां हैं, इसको प्रैक्टिकल मत कीजिए। लेबोरेटरी के भट्टी में हमारी गाड़ियों को मत झोंकिए। बता दीजिए आप कि अगले 15 साल तक किस चीज पे गाड़ी चलेगी। इलेक्ट्रिक पे लोग शिफ्ट हो रहा है तो गुरुग्राम के पार्किंग से इलेक्ट्रिक स्टेशन निकाल दिया जा रहा है। डीजल पे शिफ्ट हो रहा है तो ऑड इवन नंबर लगा दिया जा रहा है और दिल्ली में डीजल गाड़ियों को बैन कर दिया जा रहा है। हम्म। पेट्रोल पे शिफ्ट हो रहा है आदमी तो पेट्रोल में मिक्स कर दिया जा रहा है। अब आदमी करे तो करे क्या करे? अब नितिन गडकरी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन पे चलो भाई, हाइड्रोजन पे। भारत में अभी सिर्फ और सिर्फ टोयोटो, टोयोटा है कि टोयोटो है पता नहीं, अब मंत्री जी ने कहा है टोयोटो तो टोयोटो ही मानेंगे हम लोग। हम्म। टोयोटो कंपनी एक मिराज शायद से गाड़ी है, शायद से, उसको टेस्टिंग के लिए रखी है और उसकी गाड़ी पे नितिन गडकरी जी चलते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल भरवाते हैं। भाई नितिन गडकरी जी, हाइड्रोजन फ्यूल आप भरवा सकते हैं, आम जनता भरवा सकती है अभी वर्तमान समय में? हाइड्रोजन फ्यूल कितना महंगा होता है ये बताइए। हाइड्रोजन फ्यूल पे अमेरिका में, यूरोप में, जापान में कितनी गाड़ियां चलती है, चाइना में कितनी गाड़ियां चलती है, कितनी परसेंट गाड़ियां चलती है ये बताइए। कितनी गाड़ियां चलती है कि नहीं चलती है ये मत बताइएगा, कितना परसेंट चलता है ये बताइएगा। जैसे ये हम्म। लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में E85 चलता है, अरे हम्म। E85 पे कितने परसेंट गाड़ियां चलती है ये बताइए। E85 पे अमेरिका में 1% भी गाड़ी नहीं चलता है, लेकिन एग्जाम्पल देने के लिए कह दिया गया। और सबसे बड़ी बात है कि दुनिया में 4 देश सबसे ज्यादा कार बनाता है, हम्म। जापान, चाइना, जर्मनी और अमेरिका। इन चारों देश में कौन सा पेट्रोल चलता है? BMW अपने इंजन का रिसर्च कहां करता होगा? नागपुर में रिसर्च करता होगा कि पूना के पिंपरी चिंचवड़ में करता होगा कि बिहार की राजधानी पटना में करता होगा? BMW अपने इंजन का रिसर्च जर्मनी में करता होगा। बिल्कुल। मर्सिडीज कहां करता होगा? जर्मनी में करता होगा। हम्म। रेंज रोवर का इंजन का रिसर्च कहां होता होगा? ब्रिटेन में होता होगा। टोयोटो कहां करता होगा? जापान में करता जापान में। होगा। जापान में करता होगा। तो जरा ये बताइए, ये कंपनियां जहां पे अपने इंजन का रिसर्च करती है वहां पे E10 चल रहा है और हम्म। आपने यहां पे कंपनियों को समय तक नहीं दिया कि भारत में आके भाई रिसर्च करो, हम तुमको 6 साल, 7 साल, 8 साल का समय देते हैं। एक इंजन बनाने में, नया तरीके से इंजन बनाने में कंपनियों को 10-10 साल लग जाता है। आप पता कीजिएगा। मनीष जी, ये बात सही है। 2000 अगर मैं गलत नहीं हूं, आप मुझे कहीं अगर सही कर सकते हैं, 2013-14 से ये इथेनॉल 1.5%, 1% मिक्स होने लगा था। उसके पहले जब ये अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी तब ये पॉलिसी आई थी कि हम इस पे इथेनॉल पर काम करना शुरू कर देंगे, लेकिन बीच में रुकी, फिर इसको डेवलप किया गया। 2013-14 से गाड़ियों में 1% ये एथेनॉल मिक्स किया जा रहा था, लेकिन हाय तौबा तब मची कि जब इन्होंने टारगेट E20 का रखा था 2030, बट 2025 में ही कहा कि हमने उस टारगेट को अचीव कर लिया है। यानी क्या मैं अगर मैं समझूं, आप बेहतर मुझे समझाइए कि जो गाड़ियां E10 के लिए कैपेबल करी गई थी, कंपनियों ने बनाया गया था, लेकिन उसमें E20 डाल दी गई, इस वजह से ज्यादा दिक्कत आ रही है? या जो कंपनियां ये बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दावा कर रही हैं, ये ऐसा छलावा क्यों कर रही हैं? आदमी बड़े कर्जे में गाड़ी उठाता है, बहुत, मैंने भी गाड़ी उठाई है, लोन पे गाड़ी उठाता है और उसकी भारी जो है उसको ब्याज देता है। एक उम्मीद होती है, मतलब मिडिल क्लास परिवार के लिए गाड़ी उसके घर का एक परिवार का सदस्य होता है, बहुत मेहनत से कमाता है वो व्यक्ति, उसमें खर्च करता है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये लूपोल कहां से आया, इतनी जल्दबाजी क्यों करनी पड़ी है? एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ लोग अभी भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं। कोरोना के समय में आपको कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था? जी हुआ था। हुआ था। बिल्कुल। तो आप मानते हैं कोरोना था? बिल्कुल मानते हैं। लेकिन जिन लोगों को नहीं हुआ था वो लोग ये कहेंगे कि भाई कोरोना कुछ था ही नहीं, कह सकते हैं। अब बिल्कुल। जिनकी गाड़ियां खराब हो रही है वो मान रहे हैं कि भाई गाड़ियां खराब हो रही है, सर्विस सेंटर जा रही है।
जिनकी नहीं खराब हो रही है वो अपनी गाड़ियों के खराब होने का बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं यकीन मानिए, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, आप लोग अपनी गाड़ियों के बारे में एक बार जाके इंटरनेट पे सर्च मार लीजिए, यूजर मैनुअल देख लीजिए कि आपकी गाड़ियों में कौन सा तेल जाने वाला है और कौन सा तेल के लिए वो कैपेबल है। दूसरी बात कि नितिन गडकरी जी से सिर्फ और सिर्फ एक सवाल है, इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो रहा है कि नहीं। इथेनॉल के बिजनेस में उनका परिवार है और वो इथेनॉल का नीति निर्धारण कर रहे हैं। ये तो वही हुआ, खीरा का सब्सिडी उठाने वाले आदमी, खीरा के ऊपर सब्सिडी कितना किसको दिया जाएगा उस पे कानून बनाने वाले व्यक्ति ने अपने ही खेती के लिए 99 लाख का सब्सिडी उठा लिया। एक मिनिस्टर है ना राजस्थान के, उन्होंने उठा लिया। अब मैं देश के लोगों से कहना चाहता हूं कि भाई आप लोग साफ साफ गवर्नमेंट से पूछ लीजिए कि अगले 15 साल तक आखिर हमें कौन सी गाड़ी का इस्तेमाल करना है, और तभी गाड़ी खरीदिए। उसके पहले आप लोग गाड़ी मत खरीदिए। और खासकर हाइब्रिड गाड़ी तो एक ऐसी गाड़ी होती है जो इको फ्रेंडली होती है, बिल्कुल। बहुत अच्छी गाड़ी होती है, एवरेज अच्छा होता है, पेट्रोल कम लेता है, बैटरी पे भी चलता है, पेट्रोल पे भी चलता है। सरकार तो हाइब्रिड कारों को बढ़ावा दे रही थी एक साल पर, तो कहां दे रही है? 40% टैक्स लगा के रखी है, कहां दे रही है हाइब्रिड गाड़ियों का बढ़ावा? हाइब्रिड गाड़ी पे 12% करे तब तो समझ में उत्तर आए। प्रदेश के अंदर हाइब्रिड गाड़ियों में दिया गया था छूट, कहीं नहीं दिया गया था। इलेक्ट्रिक गाड़ी पे देती है, कभी कभी बंद कर देती है, कभी देती है, कभी 1 लाख रुपए की छूट आप देखिएगा मनीष जी। हाइब्रिड गाड़ियों पे एज कंपेयर टू डीजल पेट्रोल की गाड़ियों पे जितना टैक्स है उससे कम टैक्स होना चाहिए हाइब्रिड गाड़ियों पे। हाँ, ये बात मैं आपकी मान, बिल्कुल हाँ, टैक्स गाड़ियों पे ज्यादा टैक्स है। और अगर कोई धरती को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए हाइब्रिड गाड़ी ले रहा है, हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी महंगा होता है, बेवजह उसे 5 लाख रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ता है। और हाइब्रिड की टेक्नोलॉजी बहुत रिफाइन होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा। और उसमें ये एक प्रॉब्लम भी होता है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में अगर कहीं भी कुछ भी मिसफॉल्ट हुआ तो गाड़ियां बंद होनी शुरू हो जाती है, गाड़ियां रुकनी शुरू हो जाती है। मान लीजिए कि मैंने हाइब्रिड गाड़ी लिया और कल को 2 साल बाद नितिन गडकरी जी कहे कि प्लग इन हाइब्रिड चलेगा, अब हाइब्रिड नहीं चलेगा। हाइब्रिड और प्लग इन हाइब्रिड में फर्क ये होता है कि हाइब्रिड गाड़ी में आपकी गाड़ी विदाउट पेट्रोल 2 से 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, मैक्सिमम 10 किलोमीटर जा सकती है। और आपकी गाड़ी जब पेट्रोल पे चलती है तो बैटरी जो चार्ज होता है वो गाड़ी में मोटर लगा रहता है, वो धक्का देता है गाड़ी को, जिससे पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो जाता है। होता है। प्लग इन हाइब्रिड पे गाड़ियां 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक बैटरी पे चल सकती है, और बैटरी खत्म होगा तो पेट्रोल पे चलेगी, और पेट्रोल पे जब चलेगी तो गाड़ियों का बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होगा। और अगर पेट्रोल के चलने के दौरान गाड़ियों की बैटरी चार्ज नहीं हुई तो उसको आप चार्जिंग स्टेशन से चार्ज कर सकते हैं। प्लग इन में 2 व्यवस्था रहता है, गाड़ी के इंजन से भी चार्ज होगा, चार्जिंग स्टेशन से भी चार्ज। हाइब्रिड में ये व्यवस्था नहीं होता है। हाइब्रिड में आपकी गाड़ी के इंजन से ही बैटरी चार्ज होगा, बैटरी पैक छोटा होता है। ये दोनों गाड़ियां इको फ्रेंडली है। बाकी अगर आप इलेक्ट्रिक भी ले रहे हैं तो आप परेशान होंगे। पहले तो रेंज एंजाइटी है इलेक्ट्रिक में, दूसरा बैटरी पैक में प्रॉब्लम हो जाता है, सर्विस सेंटर में गाड़ियां 6-6 महीने खड़ी रह जाती है, तीसरा कब आपके पार्किंग से चार्जिंग हटा दिया जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर आप गाड़ी चार्ज कर रहे हैं स्लो चार्जर से तो 12 घंटा लग जाएगा। 12 घंटे लगते हैं। अगर गाड़ी चार्ज कर रहे हैं तो बाकायदा आपको बहुत सारा लाइसेंस, बहुत सारी चीजें, क्योंकि फास्ट चार्जिंग स्टेशन पे आग भी लगता है। तो जनता इतनी कंफ्यूज है कि करे तो करे क्या करे। गुरुग्राम से चार्जिंग स्टेशन निकाला गया, कल को देश के अलग अलग कोने से चार्जिंग स्टेशन निकाल दिया जाएगा, जनता क्या करेगी? तो इलेक्ट्रिक पे तो स्विच होने में जनता को ऐसे ही समस्या हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर उस प्रकार का नहीं है। डीजल गाड़ियां कब बैन हो जाएगी, सांस ले रही है भारत में। नितिन गडकरी जी बाकायदा मंचों पे कह रहे हैं कि डीजल गाड़ी को तो एकदम से बैन कर देना है, डीजल का तो कोई फ्यूचर नहीं है। तो कब बैन हो जाएगी कोई गारंटी नहीं है। कौन कौन सा मेट्रो सिटी बैन कर देगा कि भाई अगले साल से हमारे शहर में डीजल गाड़ियां नहीं इन कर सकती है, कोई गारंटी नहीं है। अब आते हैं पेट्रोल पे। पेट्रोल में भी ये कह रहे हैं कि हम पेट्रोल को देखना नहीं चाहते हैं, 20% एथेनॉल मिला दिए। अब आते हैं एथेनॉल पे। एथेनॉल पे मिला दिए 20%, कह रहे हैं कि 25, E27, E30 लेके आएंगे। अब करे तो करे क्या करे। अब आते हैं हाइब्रिड पे। हाइब्रिड गाड़ियों पे आए हम लोग तो हाइब्रिड गाड़ियों पे टैक्स बढ़ा के रख दिया। अब आते हैं प्लग इन हाइब्रिड पे। प्लग इन हाइब्रिड का ऑप्शन ही नहीं है, बहुत कम गाड़ियां है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर 1-2 मॉडल का शायद से आता होगा। BYD का एक मॉडल आया है और कुछ कंपनियों का एक मॉडल आया है, तो 1-2 मॉडल है और वो भी बहुत महंगा है।
आम जनता करे तो करे क्या करे। नितिन गडकरी जी ने तो गन्ना बना के रख दिया आम जनता को कि डालो इसका रस निकालो, गाड़ी में डालो और मन करे तो जूस बना के पी लो। बिल्कुल। और आपने एक आखिरी सवाल मनीष जी, बस मेरा यही है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो मंत्री जी ने इसका जवाब दिया है, कह रहे हैं कि हमारे परिवार के पास चीनी मिले हैं, हमें हमारा केवल 1% इस बिजनेस में है लगा हुआ है, इससे कोई हमें ज्यादा मुनाफा नहीं, मैं तो केवल देश के भविष्य की बात कर रहा हूं, क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रही है, रशिया में टेंशन चल रही है, जंग है, हम तेल कहां से मंगाए, हॉर्मुज बंद हो रहा है, आए दिन ईरान अमेरिका की जंग लगी पड़ी है, तो ऐसे में देश हित के लिए यह फैसला किया गया है। नहीं, एकदम फैसला लीजिए, देश हित में लीजिए, एकदम बिल्कुल लीजिए। आप एक नियम लगा दीजिए कि देश की जितनी भी सरकारी गाड़ियां है वो E100 पे चलेगा, सिर्फ एथेनॉल पे चलेगा। नियम लगाइए, देश हित में फैसला लेना जरूरी है। जितनी भी सरकारी गाड़ियां हैं वो एथेनॉल पे चलेगा। जितना भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं वो अपने स्टाफ को अगर गाड़ी खरीद के देता है या स्टाफ को गाड़ी से लेके आता है लेके जाता है वो एथेनॉल पे चलेगा। जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां है वो एथेनॉल पे चलेगा। सिंपल है, दैट्स इट। और बाकी जो ये सब गाड़ियां है उसको टाइम टू टाइम फेज आउट कीजिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का पीरियड दे दीजिए। आप 1.5 लाख करोड़ रुपया का आप बोल रहे हैं कि हम इंपोर्ट ड्यूटी बचा लेंगे, हम पैसा बचा लेंगे। अरे हम कह रहे हैं भाई आप 1.5 लाख के जगह पे आप 4 लाख करोड़ रुपया बचा लेंगे, 5 लाख करोड़ रुपया बचा लेंगे। आप नियम लगा दीजिए कि सरकारी गाड़ियां एथेनॉल पे ही चलेगी, पुलिस की गाड़ियां एथेनॉल पे ही चलेगी, सरकारी कर्मचारी एथेनॉल वाले ही गाड़ी को खरीदेंगे। उसके अलावा जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं वो गाड़ियां जो प्रोवाइड करती है वो एथेनॉल वाली ही गाड़ियां अपने स्टाफ के लिए प्रोवाइड करेगी। और जितना भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गाड़ियां चल रही है वो एथेनॉल वाली ही चलेगी। 2 साल चला के तो देखिए, देखिए इंपोर्ट ड्यूटी भी बचेगा, देश के लोग परेशान भी कम होंगे। और उसके बाद से हम लोगों से बोलिएगा कि हाथ जोड़ के विनती करना चाहते हैं कि देश के लोग देश की भलाई के लिए अब एथेनॉल पे शिफ्ट हो जाए। हम लोग 100% एथेनॉल पे शिफ्ट हो जाएंगे। नितिन गडकरी जी, हमें भी देश से बहुत प्यार है। हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे, मेरे पूर्वज अंग्रेजों से लड़े थे, मेरे दादाजी चीन के युद्ध में लड़े हैं, मेरे पिताजी अभी भी बॉर्डर पे पोस्टेड है, और मैं मनीष कश्यप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम सरकार की आलोचना कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सरकार FIR की धमकी दे रही है। यह कौन सा तरीका हुआ? ये तो गलत है ना। हम अपने सरकार को चुने हैं बड़े प्यार से और सरकार से सवाल कर दें कि भाई हमें समस्या हो रहा है, तो सरकार कहे कि तुम हमारी आलोचना कर रहे हो, तुम हमें गाली दे रहे हो, तुम्हारे ऊपर FIR ठोक देंगे। बिल्कुल। मैं जो बोला हूं, देश के किसी भी अर्थशास्त्री को बुलाइए और मेरी बातों को गलत काटिए कि जितनी भी सरकारी गाड़ियां उसको 100% एथेनॉल मिक्स 100% एथेनॉल पे शिफ्ट कर दिया जाए। उसे तो 3 से 4 लाख करोड़ रुपया बच जाएगा इंपोर्ट ड्यूटी। लेकिन चूंकि जनता को परेशान करना है और कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाना है, आपकी गाड़ियां जितनी खराब होगी उतनी सर्विस सेंटर वाले को फायदा होगा और उतनी प्राइवेट गाड़ियों की कंपनियों के मालिक को फायदा होगा, कंपनियों को फायदा होगा, उतना कंपनियों का शेयर मार्केट जाएगा, ऊपर बढ़ेगा और उतना ही आप गरीब होइएगा। और जब देश की जनता गरीब जितनी ज्यादा होगी उतना ही आसान होगा शासन करना उस पर। क्योंकि अमेरिका के लोग 5 kg राशन पे वोट नहीं दे सकते हैं, लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 5 kg राशन पे वोट दे सकते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है, विचार कीजिए इस पे, रिक्वेस्ट है आपसे। मोदी जी, रिक्वेस्ट है आपसे, आपके इस 15 साल के कार्यकाल में सबसे गलत निर्णय होगा कि अगर आप 20% एथेनॉल पे विचार नहीं करेंगे तो सबसे गलत निर्णय होगा। किसान बिल के कारण पंजाब और हरियाणा, थोड़ा बहुत पश्चिमी यूपी के किसान ज्यादा परेशान थे और वही लोग ज्यादातर प्रदर्शन कर रहे थे। सवाल तो पूरे देश से उठ रहा था लेकिन प्रदर्शन कर रहे थे। एथेनॉल मिक्स पेट्रोल के कारण पूरे देश के लोग आवाज उठा रहे हैं। मोदी जी, हाथ जोड़ के विनती है, विदेश दौरा से जब भारत आइएगा तो इस समस्या पे जरूर चर्चा कीजिएगा। मोदी जी, आपसे रिक्वेस्ट है और आप अपने मंत्रियों को कहिएगा कि कम से कम सार्वजनिक मंचों पर बैठ के FIR की धमकी ना दे। ये लोकतंत्र में ये जायज नहीं होता है।
नहीं नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी। और ये आवाज हम चाहते हैं कि देश में जब लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सबसे बड़ी व्यवस्था है कि यहाँ पर जनता सर्वोपरि है, और जनता इस समय अगर इस बात को कह रही है तो थोड़ा सा अपना इगोइस्टिक सरकार का या दूसरी चीजों को साइड में रख के जरा सा इन चीजों को वास्तव में गंभीरता से विचार करिए। जैसे मनीष कश्यप और भी लोग हैं जो इस बात को उठा रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात कहने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि हर व्यक्ति मंत्रालयों में नहीं जा सकता, हर व्यक्ति जो है मंत्रियों से नहीं मिल सकता उनके, लेकिन एक माध्यम है सोशल मीडिया जिसके जरिए हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकते हैं। तो इसको प्लीज देखिए, सोचिए कि अगर देश के लोगों को इससे परेशानी हो रही तो इसका क्या विकल्प। देश हित में हर व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, हर तरीके से खड़ा है, जब जरूरत जहां जरूरत हर वहां पर खड़ा है, लेकिन देश के लोगों की भी इकोनॉमी, उनकी अर्थ, उनकी भी अपनी चीजें हैं, उनको सरकार को यहां पर ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।